और मुझे लगता है कि केडिया साहब बेस्ट डिस्क्राइब्ड हैं इस वक्त ऊपर लिखे हुए उस एक शब्द में, मारवाड़ी माइंडसेट। ये इसको भी डिकोड करना बहुत जरूरी है केडिया साहब कि ये मारवाड़ी माइंडसेट कैसा होता है। तो इसी मारवाड़ी माइंडसेट के साथ मुझे ये बताइए, पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ भारत 24 के मंच पर एक बार फिर से। ये मारवाड़ी माइंडसेट आपकी एंटरप्रेन्योरियल और साथ ही इन्वेस्टमेंट जर्नी में और खास तौर पर केडिया के साथ जो आपका एसोसिएशन रहा, ये मारवाड़ी माइंडसेट को आपने कितना बखूबी इस्तेमाल किया है? नहीं, वो तो 100% वही इस्तेमाल किया क्योंकि बचपन से यही सुनते आया हूँ और यही देखते आया हूँ, ऑब्जर्व करते आया हूँ। तो जो हम देखते हैं सुनते हैं वही अपने व्यवहार में लाते हैं। बिल्कुल। और वही आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, आपकी कार्यशैली बन जाती है, आपका व्यापार बन जाता है। तो ऑफ कोर्स वो 100% तो वो जो मारवाड़ी माइंडसेट है वो उसी पे चल के 2 कदम जिंदगी में आगे आए हैं। थोड़ा मुझे समझाइए कैसा है ये माइंडसेट, आपकी जर्नी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी रही, एंटरप्रेन्योरियल आपकी जो जर्नी रही, वो किस तरीके की रही? तो देखिए, मारवाड़ी माइंडसेट में सबसे पहला जो सबसे आज जैसे लोग बोलते हैं ना कि मारवाड़ी है तो कंजूस मारवाड़ी, जैसे ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन वो ठीक है, वो एक अलग है। ये हिंदुस्तान की ये गरिमा है कि हर लोग एक दूसरी जाति के लिए ऐसे ही बोलते हैं, दूसरे प्रदेश के लिए ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी सब इकट्ठा ही रहते हैं। वो तो जो सबसे पहले जो ध्यान में आता है वो तो ये आता है कि जैसे ज्यादातर जनरली क्या होता है, मारवाड़ियों में एक चीज सिखाई जाती है कि वे जैसे स्कूल में समझो पैसा लेके जाते थे तो समझो 8 आना लेके गए, 1 रुपया लेके जाते हैं। तो ये था कि बचा के कितना लाते हैं। जो खर्चा करने के लिए भी जो पैसा दिया गया है उसमें भी माइंडसेट ये रहता है कि उसमें भी आप कितना बचाकर वापस घर पे लेकर आते हो। तो कमाई तो बात अलग हो गई। तो वो ही आदत बचपन से पड़ी हुई थी कि हाँ भाई, जो पैसा पॉकेट में है उसमें बचाकर हम कितना लेके आते हैं। तो यही जो मनोदशा रही, ये बड़े होकर भी यही हो गई कि हाँ भाई, अगर व्यापार में आए हैं या समझिए पैसा कमा रहे हैं, कुछ अर्निंग हो रही है, तो पहले उसमें से पहले सेविंग्स करनी है। ये पहले नहीं सोचने का कि 100 रुपया कमाया तो खर्चे का हिसाब बाद में है। पहले उसमें से 25-30 रुपया अलग किया, उसको सेव किया। उसके बाद में जो 75 जो बचा उसको भी सही काम में खर्चा करने का, माने सही खर्चा करने का। एवरी रुपी स्पेंट इज अकाउंटेबल। आप खुद ही अकाउंटेबल हो उस चीज के। खाली शोबाजी में, दिखाने में, स्टेटस में, किसी को इम्प्रेस करने में, उसमें खर्चा नहीं करने का। उसको खर्चा करने के पीछे भी कोई कारण होना चाहिए, वो वर्थ होना चाहिए कि अगर मैं ये खर्चा किया हूं तो ये मेरा, इसका ये वर्थ है। तो यही जो मनोदशा रही, यही इन्वेस्टमेंट में भी काम आया कि जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई भी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट जो कंपनी को जो चला रहा है उसका माइंडसेट क्या है, उसका माइंडसेट अपने माइंडसेट के साथ में मैच होना चाहिए। क्योंकि कंपनी में तो पैसा बहुत है, समझिए जो अगर कोई कंपनी समझे 2000 करोड़ की है, 4000 करोड़ की कंपनी है, अगर 200-400 करोड़ रुपया कमाती होगी, तो उस समय जो उसका जो फाउंडर है, जो प्रोमोटर है, उसका माइंडसेट क्या है। तो ये मैच होना चाहिए कि हाँ भाई, मैं सही तरीके से उस पैसे का सदुपयोग करूं और सही तरीके से उस पैसे को मैं बढ़ाऊं ताकि कंपनी और आगे बढ़े। ये नहीं कि वो पैसा को मैं अपनी लाइफस्टाइल के लिए खर्चा कर रहा हूँ या अपनी शोबाजी के लिए खर्चा कर रहा हूँ। उसमें भी समन्वय होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अपना पेट काट के करना चाहिए, जहां खर्चा करना वहां जरूर करना चाहिए, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो यही मैंने इन्वेस्टमेंट में भी लगाया और जो कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूँ उसमें भी जहां ये चीज देखने के लिए मिलती है उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, जहां ये चीज देखने के लिए नहीं मिलती है उसमें इन्वेस्ट नहीं करता। ये बड़ी काम की टिप है, आप लोग ले लीजिए। 1 रुपया है तो उसमें से पहले 25 पैसे बचाने हैं और 75 पैसे खर्च भी करने हैं। तो कहां पर खर्च करना है शोशाबाजी से बच के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। लेकिन कई चुनौतियां भी तो आई होंगी फिर केडिया साहब, ऐसा नहीं है कि आपने चैलेंजेस नहीं देखे होंगे। आपने आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में या फिर स्टॉक मार्केट में जब आप ध्यान देते हैं तो चुनौतियां भी तो रही होंगी और साथ साथ उपलब्धियां भी रही होंगी। तो जरा 2 सबसे बड़ी चुनौती और 2 सबसे बड़ी उपलब्धियों का भी जिक्र कर दीजिए। नहीं, चुनौतियां तो जिंदगी के वो भी एक आपका साथी है। बिना चुनौतियों के मैंने जो लोगों को भी जो मैंने देखा, यही समझ में आया है कि बिना चुनौतियों को कोई आगे नहीं बढ़ता है। लाइफ को लोग इजी ले लेते हैं, आप कंफर्ट जोन में रह जाते हैं। और जब लाइफ में अगर कोई उतार ही नहीं है तो फिर चढ़ाव की भी सीमा लिमिटेड हो जाती है। तो मेरा एक कोट भी है कि व्हेन वी आर राइट वी अर्न, व्हेन वी आर रॉन्ग वी लर्न। माने जब हम रॉन्ग होते हैं या जब हम गिरते हैं लाइफ में, या जब चुनौतियां जब हमारे लाइफ में आती है
तो हर चुनौती आपको कोई ना कोई लेसन देके जाती है। तो होशियारी उसके अंदर में है कि उन चुनौतियों से आप क्या सीखते हैं, क्या लेसन आपने लिया, और नेक्स्ट टाइम फिर आप उसके लिए तैयारी करते हो। क्योंकि सारी चीजें तो आपको किताबों के ज्ञान से नहीं मिलती है आपको, या किसी के बोलने से भी आप नहीं सीख सकते हो। कई चीजें होती है जो बोलने से भी आप सीखते हो, लोगों को देखने का भी सीखते हो। कई चीजों का खुद सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्विमिंग करने जाते हो, आप तो आप किताब पढ़ के स्विमिंग नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको स्विमिंग करना ही पड़ेगा। आपको आपके जब तक आंख में, कान में, नाक में पानी नहीं जाएगा, जब तक सांस नहीं फूलेगी, तब तक स्विमिंग सीख नहीं सकते हो। तो जिंदगी में भी इसी तरह है, बिजनेस व्यापार भी इसी तरह है कि चुनौतियां तो आती जाती रहेंगी, और आपको हर चुनौती, लेकिन अगर आपको मजबूत नहीं बनाती है तो आपकी वो खुद की वो कमजोरी है। तो जैसे आपने बोला, मेरी भी लाइफ में इसी तरह चुनौतियां बहुत आती रही, आज भी आती रहती है, लेकिन आती भी रहती है और जाती भी रहती है। तो उससे आप सीखते हैं तो आपके लिए वो लेसन बन जाता है। बिल्कुल सर, आई कैन नॉट एग्री मोर। लेकिन जिस तरीके का आज का फाइनेंशियल मार्केट है केडिया साहब, उसमें जब हम नई टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरा हमारा इन्वेस्टर बड़ा जागरूक हो रहा है आजकल, और उसका एक बिहेवियर पैटर्न भी चेंज हो रहा है। तो फाइनेंशियल मार्केट में आप टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, या फिर चेंजिंग इन्वेस्टर बिहेवियर को आप कैसे देखते हैं? तो उसमें उसकी दोनों चीजें हैं, वो डिपेंड करता है, वो तलवार के जैसे है कि आप उसको किस तरह यूज करते हो। वो दूसरे को भी काटती है और आपको खुद को भी काटती है। तो वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर में, जैसे बोलते हैं ना, नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। तो जैसे आपने बताया, इसमें दो चीज है। एक तो समझिए, अगर आपका इशारा एआई की तरफ है, जिस तरह से सब एआई वगैरह आ रहा है, तो उसके कारण ऑफ कोर्स मार्केट में एफिशिएंसी बढ़ती है उसके कारण। क्योंकि आप एआई को किस तरह यूज करते हो, ये आपकी प्रतिभा के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे कंप्यूटर है, आप उसको कैसे यूज करते हो, जैसे कोई टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करने वाला टेक्नोलॉजी से ज्यादा कमाता है। मैं कई जगह एग्जांपल देता हूँ, जैसे फ्रिज का आविष्कार हुआ, रेफ्रिजरेटर बना, तो आज रेफ्रिजरेटर बना होगा तो उस समय तो सबसे नई चीज हुई होगी जब रेफ्रिजरेटर बना, तो लोगों को लगा कि ये क्या आविष्कार हो गया कि चीजें खराब नहीं होगी, आप इसको ठंडी रख सकते हो 12 घंटा तक, 15 घंटा तक, या 20 घंटा तक, या कई दिनों तक। कई चीजें ऐसी होती है जो पेरिशेबल, जो आती होंगी उस कैटेगरी के अंदर में। तो फ्रिज बनाने वाली अगर मैं आपको कंपनियां पूछूंगी तो बहुत कंपनियां आपको मिल जाएगी। लेकिन तो फ्रिज भी एआई के जैसे है। लेकिन अगर आप गौर से अगर देखेंगे तो फ्रिज के आविष्कार का सबसे बड़ा फायदा दुनिया की दो कंपनी को हुआ। सबसे बड़ा, जैसे सबको फायदा हुआ, वह एक पेप्सी और एक कोका कोला। राइट। तो उन्होंने क्या किया कि वो पूरी दुनिया के अंदर में पेप्सी और कोका कोला फैल गए। उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया, कारण कि आप उसको ठंडा रख सकते हो और उसको जीवित रख सकते हो, उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी उसकी खत्म नहीं होती है। तो अगर हम आपको पूछूं दुनिया की सबसे बड़ी कोला कंपनियों का नाम बताया तो आप बताएंगे पेप्सी और कोका कोला। लेकिन उसके पीछे राज है रेफ्रिजरेटर का, और रेफ्रिजरेटर की 50 कंपनियां आपको मिलेगी। हर कंट्री में अलग अलग कंपनियां मिल जाएगी, हर कंट्री में 10-20 कंपनियां मिल जाएगी जो रेफ्रिजरेटर बनाती हो। उनके अलग अलग ब्रांड है। एक इंटरनेशनल ब्रांड बोल के कुछ भी नहीं है। समझिए वोल्टास है तो वो इंडिया में है, लेकिन मालूम पड़ा लंदन में, इंग्लैंड में या यूरोप में वोल्टास नहीं चलता, वहां कोई दूसरा ब्रांड चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए। तो यही एआई के लिए, तो एआई का जो आविष्कार हुआ है, इसका सबसे बड़ा फायदा होगा जो उसका ठीक से सदुपयोग करना सीख जाएगा। और यही हमारे मार्केट में हो रहा है कि आप समझिए, अगर आपको कोई बैलेंस शीट पढ़नी है या कोई 500 पन्ने की किताब पढ़नी है, तो आप उसको मिनटों के अंदर में, उसका सारांश आप निकाल सकते हो। लेकिन सोच आपकी काम आएगी। आपको एनालाइज आपको करना पड़ेगा। वो डेटा को कैसे यूज करना है, ये आपका दिमाग काम आएगा। इस बोलकर उसके साथ में आपका समन्वय होना जरूरी है। खाली ब्लाइंड उसके ऊपर अगर काम किए तो भी मुश्किल हो जाएगा, और वो उसको आप एक वेपन के जैसे यूज कीजिए, सदुपयोग के लिए। और आपने जब एनालाइज करने की बात की, तो ऐसे ही मैं एनालाइज कर रही थी कि जब हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं और किसी कंपनी के शेयर को देखते हैं, तो वहां पर कैंडल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सर। कैंडल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कैंडल्स इंडिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो कैंडल इंडिकेशंस फॉर्म करती हैं ट्यून्स को भी, म्यूजिक को भी। तो ऐसा मैंने सुना कि आप स्टॉक मार्केट में कैंडल्स देखकर पैसा ट्यून इन करते हैं, और संगीत की दुनिया में भी आप अच्छा ट्यून इन करते हैं और आप अच्छा गाते हैं। सो आई विल डेफिनेटली टेक दिस अपॉर्चुनिटी इस स्टेज पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कुछ गाकर सुना दें। तो उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दरवाजा जरा बंद कर दो, कोई चले उठ कर नहीं चले जाए। तो
मार्केट का जहां तक सवाल है, वो मैं फाइनेंशियल लिटरेसी पर गाने लिखता हूँ जी। और लोगों को एजुकेट करने के लिए। तो जो रास्ता मैंने तय किया आज तक मेरी लाइफ के अंदर में, और जो नए लोग जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर में, उनको उतना ज्ञान नहीं होता है, तो उनके लिए मेरे को समझाने के तरीके से मैं गाने लिखता हूँ। तो मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी को आपने गीत का नाम, मतलब एक रिदम देकर आपने उसे एकदम। समझाने की कोशिश की है। एकदम तो फाइनेंशियल हम भी लिटरेसी। समझने की उसे कोशिश करते हैं। हाँ? हम भी उसे समझने की कोशिश हाँ हाँ जरूर। तो अभी मैं आपको एक दूसरा एक गाना मैंने लिखा, जो आपने बताया, वो भारत के ऊपर में, चूंकि विकसित भारत की बात चल रही थी अभी, जी। तो उस पर एक मैंने गाना लिखा था, वो मैं आपको बताता हूँ। और वो गाना मैंने लिखा था जब ट्रम्प ये टैरिफ वगैरह जब लग रहे थे। आज भी टैरिफ का सीन चल रहा है, कभी 50% हो जाता है, कभी 5% हो जाता है, और कभी बढ़ जाता है, कभी गिर जाता है, और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, वो बिकॉज ऑफ यूएसए का जो भी है, तो वो हम सब जानते हैं। तो इसके कारण इंडियन मार्केट भी बहुत खराब हुआ था पहले, अभी भी उसके असर अभी भी अपने को यदा कदा दिखाई देते रहते हैं। तो मेरी एक धारणा थी कि जो इंडिया जो है वो हमारे के अंदर, हमको क्या, जब तक हम सोते हुए जागते नहीं, जब तक कोई आपत्ति नहीं आती है, और ये मानव स्वभाव होता है, जब तक आपत्ति नहीं आती आप जागते नहीं है, जब जागते हैं तब उसका रास्ता निकाल लेते हैं। इंडिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। आप देखिए हमारे यही कहानी है, जब जब हम पर आपत्ति आती है हम तुरंत, हमारी शक्ति जाग जाती है। तो उस पर मैंने ये 4 लाइन लिखा था, 8 लाइन है छोटी छोटी, वो मैं आपको रिसाइट करता हूँ कि वो टैरिफ के बाद में, कि अच्छा हुआ तुमने हमको उठाया। ध्यान दीजिएगा सब लोग, बोलिएगा सर। तो ये बोलता हूँ कि मैं, कि अच्छा हुआ तुमने हमको उठाया, हमने भी सोई शक्ति को जगाया, अब हम नए रास्ते ढूंढ लेंगे, विकसित भारत का अब टाइम आया। 2047 तक जाकर भारत को नंबर 1 कंट्री बनाकर ही हम लेंगे सांस, रचना है फिर इतिहास, रचना है फिर इतिहास। ये गाना। वेरी वेल सेड सर। और इसी पॉजिटिव नोट पर कि रचना है फिर इतिहास, और आप सबका योगदान, युवाओं का योगदान, आप लोगों का योगदान इस देश को विकसित राष्ट्र की तरफ जरूर लेकर जाएगा, और कुछ योगदान हमारा और आपका एक मंच पर साथ साथ। धन्यवाद आपका केडिया साहब मौजूद रहने के लिए, और एक बार जोरदार तालियां इस बातचीत के लिए भी। थैंक यू सो मच सर।